हेलो एंड वेलकम टू दिस एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन। और आज हम बात करेंगे मिस्टर सौरभ गुप्ता से, हेड एक्विटी बजाज फिनसर्व एएमसी। वेरी गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। Good afternoon. Thank you for inviting me. सौरभ, आज का जो मेन क्वेश्चन है, इट इज ऑन टैरिफ। लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली, द लेटेस्ट डेवलपमेंट। और अब इंडिया पे 25% का टैरिफ है, और अगर हम रशिया से डिफेंस और क्रूड की खरीदारी जारी रखते हैं, सो वी विल हैव टू पे एडिशनल पेनल्टीज, विच इज नॉट क्लियर कि अमाउंट कितना होगा, कितना हमको पे करना होगा। ईरान को लेके भी कुछ चिंताएं आ गई है। लेकिन आप इसको कितनी बड़ी एक चिंता देखते हैं बाजारों के लिए? बिकॉज आज मार्केट्स ने हमें इनिशियली गैप डाउन ओपनिंग दी थी, उसके बाद रिकवरी भी आई, एंड देन वी हैव टेकन थिंग्स इनटू स्ट्राइड। टैरिफ का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे क्या पड़ सकता है? देखिए, ये तो जी आई जस्ट आंसर ये सवाल का मैं प्रश्न का दो हिस्सों में आपको जवाब देता हूँ। एक है जी। एक्चुअल इम्पैक्ट, दूसरा है मार्केट का रिएक्शन। हम्म। देखिए, अगर एक्चुअल इम्पैक्ट देखें तो डेफिनेटली हमारे टैरिफ थोड़े हाई हैं। एंड हम्म। यूएस हमारा काफी बड़ा पार्टनर है जिससे हमें ट्रेड सरप्लस मिलता है। तो जी। तो ये टैरिफ हमारे मैन्युफैक्चरिंग पे थोड़ा असर डालते हैं। लेकिन ये जो असर है ये बहुत वाइड स्प्रेड है। ये ऐसा नहीं है कि हर सेक्टर इम्पैक्ट हो रहा है, बट कुछ सेक्टर्स को डेफिनेटली ज़्यादा इम्पैक्ट है, कुछ को कम इम्पैक्ट है। उस तरह से हमें इसे देखना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, बट कुछ सेक्टर्स को थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा, कुछ को कम हो सकता है। जी। तो वी शुड जी। सी दैट इन दैट लेंस। दूसरी बात, क्रूड की बात करें तो रशियन क्रूड की बात करें तो डेफिनेटली वहां पर भी हमें करीबन अच्छा खासा डिस्काउंट पे क्रूड मिलता था, और हमारी सप्लाईज का 35% क्रूड रशिया से आता है। तो जी। अगर वो बंद हो जाता है तो हमारा क्रूड महंगा होगा। हम्म। लेकिन अच्छी बात यह है कि लास्ट एक डेढ़ साल से जब क्रूड सस्ता मिल रहा था, जो उस समय जो हम्म। हमें बात बहुत बुरी लग रही थी कि फार्म जो पेट्रोल पंप लेवल पे प्राइसेस नहीं गिराई सरकार ने पेट्रोल की, लेकिन जी। ओएमसीज वर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो करेक्ट। अब अगर क्रूड ऊपर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप लेवल पे प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगी, बट प्रॉफिटेबिलिटी शायद ओएमसीज की थोड़ी कम हो जाए। तो आम जनता को और सीपीआई इन्फ्लेशन लेवल पे चीजों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। जी। हमें ऐसा लगता है अब अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट में देखिए, अगर आप लाग 5-6 दिन से देखें तो प्रेशर जारी था मार्केट पे, करेंसी पे भी काफी बिल्कुल। प्रेशर था। आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो जैसा कि अब वो प्ले आउट हो गया है, तो सबसे बड़ा थ्रेट अगर आप प्ले आउट हो गया तो मार्केट जनरली ऐसे समय में बॉटम आउट कर जाते हैं। हाँ, देखिए, वो पेनल्टी की एक बात है कि वो कितना लग सकती है वो हमें देखना पड़ेगा। जी। और हमने जी। हिस्टोरिकली देखा है कि जिस तरह से व्हाइट हाउस ने डील्स की हैं, पहले थ्रेट करते हैं फिर डील साइन हो जाती है अल्टीमेटली। तो हमें ऐसा लगता जी। है कि अगर वो पेनल्टी का जो स्ट्रेस है उसको हटा दें तो ओवरऑल यहाँ से चीजें अब टैरिफ के वाइज से चीजें और खराब नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो करना था कर दिया। यहाँ से अगर जी। डील साइन होती है तो वो आई थिंक, आई एम श्योर, थोड़ी बेटर टर्म्स में ही होगी। हम्म। सेक्टर्स की बात करें तो ज्यादातर इंडिया के बड़े सेक्टर्स को इम्पैक्ट नहीं है। ये अच्छी बात ये है कि हम डोमेस्टिक फोकस्ड इकोनॉमी है। जी। तो बैंकिंग को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सीमेंट बिल्डिंग हम्म। मटेरियल को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, एफएमसीजी को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। हम्म। शायद टेक्सटाइल्स को थोड़ा इम्पैक्ट है, आईटी को ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि सर्विसेज पे नहीं है वो टैरिफ। तो जी। आईटी से भी हम बच गए, मतलब आप ये समझिए। तो हम्म। कुछ एक सेक्टर्स में इम्पैक्ट है मार्केट के हिसाब से, वो जो आज मार्केट ने बहुत इंटेलिजेंटली उन्हीं स्टॉक को थोड़ा पनिश किया जहां इम्पैक्ट है। बाकी मार्केट, जैसा आपने कहा, पूरे अच्छी तरह से रिकवर हो गया। तो आई थिंक जी। दैट स्ट्रेस हैज प्लेड आउट। थिंग्स हम्म। शुड बी बेटर फ्रॉम हियर ऑन। हम्म। तो ऐसे बाजार में हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड द स्ट्रेटजी बी लाइक? आप यहाँ से बाजार को कैसे पोजीशन करेंगे? देखिए तो जी, जब भी इस टाइप के थ्रेट्स आए हैं, हमें ऐसा लगता है इट ऑलवेज बीन अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट फॉर हम्म। इन्वेस्टर्स। हम्म। स्पेशली जहाँ कोई बहुत टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हो रहा है, और हमें ऐसा नहीं हम्म। लगता कि इंडियन इकोनॉमी विच इज़ वेरी डोमेस्टिक फोकस्ड एंड कंजम्पशन हम्म। फोकस्ड उसको बहुत बड़ा हम्म। इम्पैक्ट होगा। हम्म। ऐसे समय पे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हमें ऐसा लगता है कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। क्योंकि अगर आप ओके। टैरिफ को हटा दें, टैरिफ की हम्म। अनसर्टेनिटी को हटा दें, तो बाकी चीजें अंडरलाइंग फंडामेंटल्स इंडिया में काफी इंप्रूव हो रहे हैं लास्ट ईयर के हम्म। मुकाबले। हम्म। 100 बिप से ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट हो चुके हैं, हम्म। इनकम टैक्स कट्स गवर्नमेंट ने कर दिए, मॉनसून अच्छे हैं, करेक्ट। इन्फ्लेशन डाउन है। तो वी आर हम्म। सीइंग अ सिक्लिकल रिकवरी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। हमें ऐसा हम्म। लगता है कि अगले 3-6-9 महीने में इकोनॉमिक रिकवरी जैसे जैसे आएगी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी पिकअप होएगा एंड इक्विटी मार्केट विल हम्म। डू वेल। सो इट्स अ हम्म। गुड टाइम टू बाय।
बट थोड़े ओके। एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर से थोड़ा बच के रहना चाहिए। सो हमारा व्यू ये है बाजारों पे इस समय। So आपने क्वार्टर वन अर्निंग्स मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, और क्वार्टर वन अर्निंग्स को देख के आपको क्या लगता है? दे हैव बीन म्यूटेड, नो सरप्राइजेस, कुछ सिलेक्टिव, जैसे हम बैंकिंग स्पेस की बात करें तो कुछ प्राइवेट बैंक्स की अच्छी अर्निंग्स आई, कुछ की नहीं आई। PSUs आर स्टैंड आउट इन द सेंस दैट दे हैव बीन एबल टू मैनेज वेल. L&T did well, while as you know the other companies like your Tata Steel, Tata Power, दे डिड नॉट, म्यूटेड अर्निंग्स ही रही। तो अर्निंग्स को देखते हुए आपका नजरिया कैसे बदल रहा है, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि दैट वन शुड रियली बी फोकसिंग ऑन नाउ फ्रॉम हियर ऑन? इनफैक्ट वाइल परसेप्शन वाइज जो आप बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर आप डेटा देखें तो डेटा कुछ और बता रहा है। जैसे कि करीबन 44% ऑफ द कंपनी, टोटल कंपनीज करीबन 190 कंपनीज ने अभी तक अर्निंग्स रिपोर्ट की हैं। उसमें जी। से 44 कंपनीज ने अपने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है प्रॉफिट लेवल पे। ओके। हिस्टोरिकली ये रेंज 35% होता था। अगर ओके। आप प्रीवियस क्वार्टर्स में देखें तो 30 से 35% कंपनीज अपने एक्सपेक्टेशंस को बीट करती हैं पैट लेवल पे ओके। हिस्टोरिकल ओके। क्वार्टर्स में। इस ओके। क्वार्टर में ऑलरेडी वो नंबर 40 के पार है। तो ओके। एक्सपेक्टेशंस से बेटर आए हैं नंबर्स पैट लेवल पे। हाँ। 45% कंपनीज के एंड 25-30% कंपनीज इन लाइन आई हैं, और 25-30% थोड़ी सी वीक आए हैं। तो रेशियो वाइज चीजें ठीक हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें खराब हैं। ओके। हाँ, मैं आपकी ये बात मान सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस थोड़े म्यूटेड थे, क्योंकि हम साइकिल के बॉटम पे हैं इकोनॉमिक रिकवरी के। जी। नंबर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय कमेंट्रीज, क्योंकि देखिए करेक्ट। हम भी जानते हैं कि लास्ट 6 महीने 9 महीने इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं रहे, और जो रेट कट्स हुए हैं और जो टैक्स कट्स हुए हैं उसका इम्पैक्ट अभी इकोनॉमी में आना बाकी है। तो जी। आप ज्यादातर कॉर्पोरेट स्पेशली डोमेस्टिक फोकस्ड बिजनेसेस से अगर आप बात करेंगे या जो उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री सुनेंगे, वो क्लियरली बोल रहे हैं कि देर आर ग्रीन शूट्स, देर आर इम्प्रूवमेंट इन डिमांड, एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स में H2 में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक रिकवरी और उनके डिमांड की रिकवरी उन्हें दिखाई दे रही है, विच इज वेरी वेरी ओके। पॉजिटिव। सेक्टर्स की बात करें तो हमें ऐसा लगता है स्टेपल्स ने अच्छी शुरुआत की है, सीमेंट ने अच्छे जी। नंबर दिए हैं। बैंकिंग, मैं आपकी जी। बात से अग्री करता हूं कि थोड़े मिक्स्ड बैग रहे हैं। तो ओवरऑल चीजें ठीक हैं, मतलब ऑन द मार्जिन नंबर्स पे। सर, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, आपको वैल्यूएशन कंफर्ट कहाँ दिख रहा है इस समय? जी, देखिए ये अच्छा प्रश्न है और ये समझने की जरूरत है हमें। अगर हम लार्ज कैप की बात करें, लार्ज कैप में वैल्यूएशन कंफर्ट काफी हद तक ब्रॉड बेस्ड है। काफी कंपनियों में आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा वर्सेस हिस्ट्री। लार्ज कैप आई थिंक अगर इंडेक्स लेवल पे देखें तो फेयर वैल्यू के करीब है, और ब्रॉडली काफी सारी कंपनीज है जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है। लेकिन लार्ज कैप्स में अर्निंग ग्रोथ कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप थोड़ी कम दिख रही है अगले 2 सालों में। जी। जैसे कि लार्ज कैप ओके। स्टॉक्स में आई थिंक अगर आप देखें तो कंसेंसस बोलता है कि 12 से 13% का अर्निंग्स ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। मिड ओके। कैप स्मॉल कैप्स, अगर मैं बात करूं ब्रॉडर मार्केट्स की, मिड कैप स्मॉल कैप्स की, तो वहां पे there are pockets where valuation comfort is there and there are pockets where definitely there is no valuation comfort. तो वो एक पिक एंड चूज वाला बाजार है। ऐसा नहीं है कि सभी चीजें सस्ती हैं, ऐसा नहीं है कि सभी चीजें महंगी हैं बाजार में। तो वहां पे आप सिलेक्टिवली बॉटम अप से अच्छे स्टॉक पिक कर सकते हैं। ओके। अर्निंग्स ग्रोथ का जो कंफर्ट है ना, वो मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा है। दे आर एक्सपेक्टेड टू गिव अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ मोर देन 20% एज अ एज अ कैटेगरी। तो अर्निंग्स कंफर्ट है, लेकिन हमें थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट हर जगह नहीं है, लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं जहां वैल्यूएशन कंफर्ट हमें मिल सकता है मिड एंड स्मॉल कैप में। तो इस समय बाजार की सिचुएशन ये है। टॉकिंग अबाउट द वेरियस स्कीम्स एंड फंड्स दैट यू हैव सर, अभी नियर टर्म में आपने कोई बदलाव किए हैं बेस्ड ऑन क्वार्टर वन अर्निंग्स और द डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग अराउंड? देखिए हमने लास्ट बदलाव मार्च अप्रैल से के समय ही शुरू कर दिया था। हमारे पोर्टफोलियोज आर टिल्टेड टुवर्ड्स डोमेस्टिक कंजम्पशन, वो हमने एक टिल्ट लिया। मार्च ओके। के आसपास हमने हमारे फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज में मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर बढ़ाया, जब फरवरी मार्च का करेक्शन हुआ और हमें लगा कि यहाँ से चीज़ें इंप्रूव होंगी। तो हमारे फ्लेक्सी कैप में हमने स्मॉल कैप का एक्सपोजर बढ़ाया, हमारे कुछ फंड में हमने मिड कैप का एक्सपोजर बढ़ाया है, हमने सीमेंट पे एक्सपोजर बढ़ाया है, हमने आईटी का एक्सपोजर अभी भी कम रखा हुआ है। हमने फार्मा का एक्सपोजर, यूएस फोकस्ड हमारा थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा था, वो हमने कम करके डोमेस्टिक फार्मा की तरफ मूव किया है उस एक्सपोजर को। और कंज्यूमर स्टेपल्स का हमने एक्सपोजर इनलाइन जैसा रखा हुआ है।
तो ये हमारा स्ट्रक्चर है पोर्टफोलियो का, जो कि 3 से 6 महीने से हमने यही एक्सपोजर रखा और अभी हम यही रखेंगे। हमें ऐसा लगता है कि ये पोजीशनिंग आगे जाते हुए हमें अच्छा रिटर्न्स देगी। हम्म। अगर हम एक इन्वेस्टर की बात करें तो इस समय किसी को फंड खरीदना हो या फंड में निवेश करना हो तो क्या करना चाहिए? प्योर इक्विटी, हाइब्रिड, डेट, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। अगर हम्म। आप मार्केट की वोलेटिलिटी समझते हैं और हम्म। आपको लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 ईयर्स है, तो एक अच्छा वेल वेल मेंटेन्ड हाई क्वालिटी स्मॉल कैप इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू हैव। ओके। अगर आप लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप को खुद एलोकेट करना चाहते हैं तो अलग अलग कैटेगरी में आप थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम्म। आप इस तरह से सोचते हैं कि फिल इट शट इट फॉरगेट इट जैसा एक फंड लिया जाए, तो अब हम्म। एक अच्छा फ्लेक्सी कैप, जो कि फ्लेक्सी कैप की तरह मैनेज हो, कि जब स्मॉल कैप अच्छा हो तो स्मॉल कैप में वेट बढ़ाया जाए और जब लार्ज कैप अच्छा लगे तो लार्ज कैप में वेट बढ़ाया जाए, एक वेल मैनेज फ्लेक्सी कैप आपके ज्यादातर काम कर सकता है। ये तो हो गए प्योर इक्विटी वाले। हम्म। जिन लोगों को इक्विटी की आदत नहीं है हम्म। और वोलेटिलिटी से थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, उनके लिए स्टेपिंग स्टोन अच्छा होगा कि एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किया जाए, एक बैलेंस एडवांटेज फंड में या मल्टी एसेट से शुरुआत की जाए, थोड़ी जी। इक्विटी की आदत हो, और फिर धीरे धीरे आप अपना एलोकेशन मूव करें इक्विटी की तरफ। लेकिन किसी भी तरह का इक्विटी एक्सपोजर आपका टाइम इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल से ज्यादा हो तो हम्म। नतीजे बेहतरीन होंगे। उससे कम में थोड़ा स्पेकुलेटिव ज्यादा हो जाता है इक्विटी। ओके। सर ये बताइएगा कि इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स में पहले तो था कोरिलेशन एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स हुई है बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स, क्या आपको लगता है कि ये कोरिलेशन जो है ये कम होती जाएगी? एंड देयर आर आल्सो, हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, दे आर सेइंग दैट इट्स अ टाइम टू गेट इनटू ग्लोबल एक्विटीज आल्सो, यूएस मार्केट्स में भी कुछ पैसा डालना चाहिए। क्या आपकी भी ऐसी राय बनती देखिए, अगर आपके दूसरे प्रश्न का मैं जवाब दूं तो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए है? इंडिया से डाइवर्सिफाई करने का अभी तक ऑप्शन है सिर्फ गोल्ड। जी। तो एक ऑप्शन ग्लोबल इक्विटीज डेफिनेटली है, हम्म। बट हमारी सलाह ये होगी कि ग्लोबल इक्विटीज देखने से पहले आप उन्हें समझ लें। सिर्फ एग्जॉटिक वैल्यू या फिर क्योंकि वो सुनने में अच्छा लगता है कि आपने बड़े बड़ी कंपनियां यूएस की आपने स्टॉक्स ले लिए, क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको नहीं पता आप किस भाव पे ले रहे हैं, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे, तो फिर हैज टू बी बिल्कुल। केयरफुल। Please हम्म। understand and do invest. It's a good way to diversify your investment basket, so one should look at it. हम्म। Definitely, that is something that you can do. हम्म। From a correlation perspective, देखिए हम्म। तो जी जो बड़ा कोरिलेशन जो इंडियन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स में होता था ना, वो होता हम्म। था एफपीआई फ्लो की वजह से। करेक्ट। और वो एफपीआई फ्लो का जो रिलेशनशिप जो ब्रेक हुआ इंडियन इक्विटी मार्केट का, उसका लार्ज रीजन है हमारे डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग फ्लोज। जी। अब एफपीआईज अगर आउटफ्लो भी दिखाते हैं, बट क्योंकि हम्म। हमारे डोमेस्टिक फ्लोज इतने अच्छे होते हैं कि हम गिरते नहीं हैं उतने जोर से बाजारों में। बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो एक है ना, वो एक बड़ा रीजन है कि हमारा कोरिलेशन थोड़ा ब्रेक हो रहा है। लेकिन हमें हम्म। कहीं ना कहीं लगता है कि जिस एफपीआईज जैसे ही वापस आए या फिर डॉलर पे व्यू लोगों का चेंज हुआ अगर, हम्म। और यूएस में इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज हुई, तो वो हम्म। कोरिलेशन वापस इंक्रीज होगा। बिकॉज हम्म। अल्टीमेटली ग्लोबल लिक्विडिटी बहुत तेजी से मूव होती है और बहुत हम्म। स्ट्रांग भी होती है। तो हम्म। जब एफपीआई फ्लोज वापस आएंगे, जैसे मई और जून में हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छा किए, हम भी अच्छा किए, तो जी। व्हेन फ्लोज कम बैक एंड डॉलर वापस थोड़ा वीकनेस की तरफ आएगा, आप देखेंगे कि वो रिलेशनशिप अचानक इमर्जिंग मार्केट एज अ बास्केट वो रिलेशनशिप वापस इंक्रीज होगी। नॉट टू द हम्म। एक्सटेंड ऑफ जो कि 7-10 साल पहले होता था जब हमारे डोमेस्टिक फ्लोज इतने स्ट्रांग नहीं होते थे, लेकिन जी। थोड़ी कोरिलेशन शायद इंप्रूव होगी दोबारा। हम्म। सर व्हाई वुड एफआईआईज कम बैक टू इंडिया? कोई एक सॉलिड रीजन जिसकी वजह से उनको वापस लौटना ही पड़ेगा? देखिए, एक तो क्या होता है कि हर इंडेक्स में, जैसे आप ग्लोबल इंडेक्सेस देखें, एमएससीआई जी। वर्ल्ड इंडेक्स या फिर आप जी। एमएससीआई ईएम, हर कंट्री का एक वेट होता है। करेक्ट। तो अगर वो अंडरवेट है तो डेफिनेटली वो उसको ओवरवेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया हम्म। एलोकेशन एक चीज है जो आप करने की कोशिश करेंगे। हम्म। अगर आप इमर्जिंग मार्केट में देखें तो हम्म। काफी सारी जो ऑप्शंस हैं वो एफआईज के लिए ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। जैसे कि अगर आप देखें रशिया, हम्म। रशिया इमर्जिंग मार्केट बास्केट से निकल चुका है। हम्म।
साउथ कोरिया जो है वो इमर्जिंग मार्केट बास्केट से निकल के डेवलप मार्केट होने के चांसेस हैं उसके। जी। ये चाइना इज अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ फ्लो, एफपीआई फ्लोज, तो वहां पे हम्म। आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। हम्म। मतलब चाइना फ्लोज हैंगसेंग के थ्रू होते हैं, लेकिन वहां पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कंपेयर टू इंडिया। तो लॉट लॉट बहुत सारे मार्केट्स नहीं है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है, हम्म। अगर आप एवरेज ग्लोबल ग्रोथ देखें तो वो 2.5 से 3% के बीच रहती है। इंडिया की एवरेज जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 6.5% कम से कम रहती है। तो जी। आपको वो 3-3.5% का ग्रोथ डिफरेंशियल मिल रहा है इंडिया में, और लॉन्ग टर्म स्टोरी मिल रही है हम्म। आपको। तो वो एक बड़ा रीजन हम्म। हो जाता है कि वो फ्लोज इंडिया में आए। एक रीजन जो है डॉलर वीकनेस, या फिर इंटरेस्ट रेट साइकिल इन यूएस अगर वो चेंज होती है, जो कि अभी नहीं हो रही है, उसके बाद आप देखेंगे जी। कि एफपीआई फ्लोज वापस आएंगे। मई जून में भी हम्म। देयर वाज क्वाइट अ गुड फ्लो। जुलाई वाज अगेन वीक। यस। बट मुझे लगता है कि जी। देयर इज नो रीजन द गिवन द मल्टी डेकेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया ऑफर्स, हम्म। and reasonably stable political system, हम्म। and now a better inflation environment, there is no reason they should not come back. सर, जब भी मार्केट्स वोलेटाइल होते हैं तो व्हाट आर द की एट्रीब्यूट्स जो आप एक कंपनी में देखते हैं, टू एंश्योर कि वो कंपनी रेजिलिएंट रहे, प्रॉपर ग्रोथ दिखाए आने वाले समय में? देखिए, स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी स्पेशली नियर टर्म का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। जी। इनफैक्ट जितना अच्छा हमने अगर बिजनेस को समझा है और कंपनी को समझा है और मैनेजमेंट को मिले हैं, वोलेटिलिटी में कन्विक्शन उतनी ही बढ़ जाती है, और आप जब स्टॉक प्राइस गिरता है, आपको मालूम है बिजनेस अच्छा करेगा, आप जाके उसे खरीद सकते हैं। सो मोर यू जी। डू होमवर्क इन टर्म्स ऑफ योर रिसर्च एंड योर इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, द मोर हम्म। कन्विक्शन यू हैव व्हेन थिंग्स इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस इज नॉट गोइंग योर वे। ओके। सो डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स लो वोलेटिलिटी के होते हैं, कुछ हाई वोलेटिलिटी के होते हैं, कुछ क्वालिटी होते हैं, कुछ ग्रोथ होते हैं। ग्रोथ कंपनीज में वोलेटिलिटी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, क्वालिटी कंपनीज में हमें वोलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी। हम जिस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उस तरह की हम कंपनीज ले सकते हैं। हाई आरओई, गुड ब्रांड्स, अच्छी मोट वाली कंपनीज में हमेशा वोलेटिलिटी कम होगी, और हाई ग्रोथ कंपनीज में शायद थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा हो। तो जो भी आपका अप्रोच है पोर्टफोलियो बनाने का, उस तरह से आप उसको बनाएं। अगर आपको वोलेटिलिटी कम चाहिए बाजार आपके पोर्टफोलियो में, तो आप थोड़ी हाई क्वालिटी कंपनीज लें। शायद रिटर्न्स थोड़े से कम होंगे, लेकिन वोलेटिलिटी काफी कम होगी, जो कि आपको कंफर्ट देगी। तो इस तरह से पोर्टफोलियो को डिजाइन करना चाहिए कि आप इस पोर्टफोलियो से क्या चाहते हैं। तो कुछ ऐसे थीम्स या सेक्टर्स जिससे आप दूर रहना पसंद करेंगे इस समय, जो आप कहेंगे कि अभी फिलहाल के लिए वी शुड इग्नोर? हाँ, देखिए, जैसा हमने बोला कि इस समय हम थोड़ा आईटी से थोड़ा अंडरवेट रखते हैं हम इस समय, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो भी टैरिफ की वजह से जो भी हो रहा है, बाकी कंट्रीज एक तरफ, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यूएस को होगा इसका, क्योंकि अल्टीमेटली वो यूएस कंज्यूमर है जो वो टैरिफ को पे करेगा। क्योंकि आज अगर आप इंडिया से इंपोर्ट पे 10% टैरिफ लगा रहे हैं 100 रुपए की चीज पे, तो वो 110 रुपए यूएस कंज्यूमर को भरने हैं। करेक्ट। Right? तो इसका मतलब है कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और आपने देखा कि फेड ने कल भी रेट कट नहीं किए। सो इकोनॉमिक स्लोडाउन होने का रिस्क बढ़ रहा है यूएस में। इसकी वजह से आईटी पे हमें ऐसा लगता है थोड़ा अंडरवेट रहना चाहिए, थोड़ा संभल के रहना चाहिए आईटी स्टॉक्स में हमें इस समय। यूएस जेनरिक्स या यूएस फार्मा पे भी अभी टैरिफ की क्लैरिटी नहीं आई है। और जी। एक इम्पैक्ट जो हमें यूएस फोकस्ड फार्मा कंपनी में जो दिख रहा है, वो है कि इफ यू रिमेंबर, जब ये नई गवर्नमेंट आई थी यूएस में, उन्होंने डॉज के थ्रू काफी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जी। निकाल दिया था, जी। जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्लांट इंस्पेक्शन है यूएस एफडीए के, जो प्लांट्स जो यूएस को सप्लाई करते हैं, वो अब डिले हो रहे हैं। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो प्लांट्स, नए प्लांट्स हैं, या जिन प्लांट्स में रिन्यूअल होना है लाइसेंस का, वो नहीं होंगे, तो उसकी वजह से भी शायद थोड़ा ग्रोथ में इम्पैक्ट आएगी इन कंपनीज की। तो वहाँ थोड़ा हमें लगता है संभल के रहना चाहिए। सो ये दो स्पेसिफिक चीजें हैं जहाँ हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। तीसरा, बहुत महंगे वैल्यूएशंस के स्मॉल कैप्स अगर कोई भी सेगमेंट में हैं, वहां से भी हमें बचना चाहिए इस समय। आपको पीएसयू स्पेस कैसा लगता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें डिफेंस भी आता है, रेलवेज भी आता है, यूटिलिटीज भी आते हैं, कैपिटल गुड्स भी आती है, बैंकिंग भी आती है? सो जी, एनीथिंग यू लाइक इन पीएसयू स्पेस? देखिए, हम थोड़े से सेलेक्टिव हैं उस स्पेस पे। हमें उसमें है ना ज्यादातर कंपनीज जो कि जिनकी लिस्टिंग हिस्ट्री थोड़ी लंबी है, वो हमें थोड़ी अच्छी लगती है। अब जैसे बैंक की बात करें, तो बैंक में जो सबसे बड़ा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है,
जी। वो काफी अच्छा वेल मैनेज्ड बिजनेस है कंपेयर टू अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो वो हमें अच्छा लगता है। सिमिलरली डिफेंस में कुछ डिफेंस की कंपनीज है जिनकी लिस्टिंग हिस्ट्री 5-7 साल से है, हमें पता है कि वो किस तरह से वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हैं, किस तरह से उनके हम्म, ऑर्डर्स आते हैं, तो वो हम्म, कंपनीज हमें अच्छी लगती हैं। तो इट इज नॉट अ कंप्लीट नो, नाइदर इट इज हम्म, कंप्लीटली यस, हम्म, it is very sector specific, stock specific, which we try to select and we try to pick those names. So वो अप्रोच बड़ा क्लियर है अपनी कि कंपनी में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कंपनी की पोजीशनिंग अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए, एंड कंपनी रिलेटिव टू अदर पीएसयूज थोड़ा एफिशिएंट होनी चाहिए। और तो वो सब चीजें देख करके वैल्यूएशन कंफर्ट देख के हम इन्वेस्ट करते हैं। सो इट इज नाइदर कंप्लीट यस, नाइदर कंप्लीट नो फॉर पीएससी एज अ सेक्टर। कंजम्पशन स्पेस के हम बारे में हम बहुत समय से बात कर रहे हैं कि दिस इज द स्पेस दैट वी नीड टू बी इन बिकॉज ऑफ इनकम जी टैक्स जो रिबेट्स जो स्लैब चेंज हुए हैं उसके कारण मॉनसून वाइड स्प्रेड रहा है इस पे, अबाव एवरेज लेवल की बारिश हमने देखी है उसके कारण, और फिर टैरिफ्स के कारण हम अपनी डोमेस्टिक स्टोरीज पे ध्यान देंगे। सर कंजम्पशन में आप इस थीम को कैसे प्ले आउट होता देखते हैं? डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? देखिए, कंजम्पशन पे हम काफी पहले थोड़ा पॉजिटिव हो गए थे, और हमने जैसे मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो जी। पोजीशनिंग भी उस तरह से हमने की। तो हमें कंजम्पशन में क्लियरली स्टेपल्स अच्छे लगने लग गए हैं, एफएमसीजी हमें अच्छा लग रहा है, वहाँ पे हमने ओके। पोजीशन बनाई है। रिटेल एक सेगमेंट है जहाँ पे हमको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी इंप्रूव हो रही हैं वहाँ पर। ओके। हॉस्पिटैलिटी विद इन कंज्यूमर हमें ठीक लग रहा है, वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि आप पोजीशन ले सकते हैं इस समय। कंज्यूमर ड्यूरेबल में शायद थोड़ा समय लगे, ओके। समय का मतलब 2-3 महीने लगे जब डिमांड अपने को इम्प्रूव होती हुई दिखे। एंड ओवरऑल कंजम्पशन में हमें ऐसा लगता है कि रूरल फोकस कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा अच्छा करेगा, क्योंकि मॉनसून्स अच्छे हैं, इन्फ्लेशन कम है। जी। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड रूरल कंजम्पशन वाली स्टोरीज अच्छी करेंगी, और ओके। थोड़े स्टेपल्स लो टिकट आइटम वाले कंजम्पशन चीजें शुरुआत में अच्छी करेंगी, धीरे धीरे पूरा बास्केट अच्छा करना चाहिए। ऑटो बास्केट में आपको क्या पसंद है? देखिए, ऑटो में हमें बहुत सिलेक्टिव टू व्हीलर्स अच्छे लग रहे हैं, और हम्म, ओईएम्स जो कार फोर फोर व्हीलर वाले हैं वहां पे हम थोड़े केयरफुल हैं। हम्म, ऑटो कंपोनेंट्स में थोड़ा हम ज्यादा केयरफुल हैं, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट्स एक ऐसा स्पेस है जहां पे टैरिफ का इम्पैक्ट है। करेक्ट। कुछ कंपनीज को डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और उसका एक रीजन ये भी है कि हम पे 25% टैरिफ है, और यूरोप पे 15% है, और जापान पे भी जी। शायद 15% है। एंड जी। ये दो एरियाज में हम काफी compete करते हैं टू सप्लाई टू हम्म, यूएस। तो हम्म, ऑटो कंपोनेंट्स में हम थोड़ा संभल के चीजें कर रहे हैं। टू व्हीलर में एक दो नाम है जो हमें अच्छे लगते हैं, और ओईएम्स फोर व्हीलर में भी हमें एक दो नाम है जो पसंद है, इस समय हम्म, पोर्टफोलियो में है मुझे। हम्म। तो अब जी क्या हमें आरबीआई से उम्मीद करनी चाहिए कि अगस्त पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती होगी? देखिए, अगर ग्रोथ पिक नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो इस बारे में देखेंगे, लेकिन जिस तरह से लास्ट फ्यू डेज में करेंसी पे प्रेशर आया है, थोड़ा सा जी। मुझे लगता है आरबीआई को सोचने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये सवाल प्रश्न मेरे से एक हफ्ते पहले करते तो मुझे मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता कि शायद आरबीआई रेट कट करेगा। लेकिन लास्ट एक वीक में जिस तरह से करेंसी पे प्रेशर बिल्ड हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि वो एक चीज़ है जो आरबीआई थोड़ा सा केयरफुल रहेगा रेट कट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ज़्यादा नहीं है, वहाँ रेट कट हो नहीं रहे हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल छोटा कम हो गया तो हमारी करेंसी पे बहुत जल्दी प्रेशर आ जाएगा, तो वहाँ पे उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर वो चीज़ स्टेबल होती है तो डेफिनेटली हमें लगता है कि आरबीआई एक राउंड ऑफ रेट कट कर सकता है। एनी चेंजेस दैट यू सी ऑन द जीएसटी साइड, बिकॉज सरकार को तो अब ग्रोथ को डिफेंड करना, बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी हाँ, देखिए, आई थिंक काफी टाइम से जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात चल रही है। इनफैक्ट इंश्योरेंस में जीएसटी कट की बात तो करीबन 1 साल से चल रही है। आई जी। एम श्योर गवर्नमेंट फिस्कल्स भी काफी कंट्रोल में है, और ये एक अच्छा लीवर हो सकता है गवर्नमेंट का कि वो एक कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए जीएसटी रैशनलाइजेशन करे। तो अगर वो हो जाता है तो काफी बड़ा पॉजिटिव होगा कंजम्पशन के लिए। राव जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक्स अ लॉट, बाय। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू।